एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज देखिए जो ले आए हैं बीए पार्ट वन का जो ऑब्जेक्टिव अब एग्ज़ाम होने वाला है एलएनएम यूनिवर्सिटी का, उसका हिस्ट्री का जो है देख लीजिए। हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये जो है सब्सिडी पेपर का होता है और एलएनएम यूनिवर्सिटी का है बीए पार्ट वन का। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है देख लीजिए। इसमें जो कह रहा है ऋग वेद में कुल कितने मंडल होते हैं। तो ऋग वेद में जो मंडल होते हैं, मंडलों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 10 मंडल है। ठीक है, तो याद रखना है ऋग वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का जो नेपोलियन होता है वो कौन है, तो समुद्रगुप्त है। इसके बाद है हर्षचरित का लेखक कौन है, तो हर्षचरित का लेखक जो है बाणभट्ट है। इसको याद रखना, यहाँ बाण लिखा हुआ है ओनली, यहाँ बाणभट्ट होता है। हर्षचरित का लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं है, तो दक्षिण भारत में देखिए चोल था दक्षिण भारत का, चेर था और पांडे। ये जो था तीनों एक ही साथ मतलब युद्ध करता था, मतलब एक ही साथ अपने आप में जो है लड़ाई करता था। ठीक है, युद्ध करता रहता था। और ये जो है कह रहा है संगम साहित्य में नहीं है, तो ये जो है सातवाहन हो जाएगा, अलग हो जाए। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मोहम्मद गजनी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर मंदिर को लूटा था। तो ये जो है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का, और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है। और किस भगवान से संबंधित है, तो ये जो है शंकर भगवान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम है। तो ये जो है गंधार शैली जो है यूनानी प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी है हरिसेन ने लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, तो हरिसेन ने। इसको ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, तो हरिसेन ने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी राज रासो किसने लिखा है। तो ये जो है चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वी राज रासो किसने लिखी है, तो चंद्रबरदाई ने लिखी है। इसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो ये जो था मोहम्मद बिन कासिम जो था हजाम का सेनापति था। हजाम का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था। तो ये जो है 712 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो प्रथम विदेशी जो भारत पर आक्रमण किया था तो यही था कौन, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, कितना ईस्वी में, 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो है भारत आए थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर कहाँ से लाए गए थे। तो अशोक स्तंभ जो बनाया गया है ये जो है लाल बलुआ पत्थर जो है चुनार से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे, तो चुनार से लाए गए थे। इसके बाद है वर्ण व्यवस्था कब वंशानुगत जाति व्यवस्था में बनाई गई। तो ये जो है कब बनाई गई है, तो गुप्तोत्तर काल में, यानी गुप्त काल में बनाया गया था। वर्ण व्यवस्था कब वंशानुगत जाति व्यवस्था में बनाई गई है, तो गुप्त काल में बनाई गए हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष ने नहीं लिखी है। तो देख लीजिए, हर्ष ने जो है हर्षचरित जो लिखा है बाणभट्ट ने लिखे है। हर्षचरित कौन लिखे हैं, तो बाणभट्ट ने लिखे हैं। और कह रहा है इसमें नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा हर्षचरित, ये लिखे हैं किसने, बाणभट्ट ने लिखे हैं। और आपको कह रहा है हर्षचरित जो हर्षवर्धन का बुक इनमें से कौन सा है, अगर नहीं हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, है। तो इसमें हर्षचरित का हर्षवर्धन कौन कौन सा बुक लिखा है, ये देखिए, नागानंद जो लिखे है हर्षवर्धन का बुक है। प्रियादर्शिका है, ये भी हर्षवर्धन का बुक है। ठीक है, तो ये दोनों जो है हर्षवर्धन का बुक है, और ये जो है हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके बाद है अशोक स्तंभों का स्वरूप क्या था। तो अशोक स्तंभों का जो स्वरूप था शिलालेख था, स्तंभलेख था और गुहालेख था। अशोक ने जो अभिलेखों लिखवाए हैं उसमें शिलालेख का भी है, स्तंभ लेख और गुहा लेख है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंडिका की रचना की है किसने। तो इंडिका की रचना की है मेगास्थनीज ने की है। ठीक है, इंडिका की रचना किसने की है, तो मेगास्थनीज, वही मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है। इसी का नाम है विष्णुगुप्त, इसी का नाम है चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। तो इस कौन सा पुस्तक लिखे हैं, तो अर्थशास्त्र। ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्यों की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, जो अब पटना कहलाता है, वही मौर्यों की राजधानी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहदर्थ था। इसको याद रखना है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये जो है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त। इसी में अगर यहाँ लगा देता गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ वास्तविक लगा देता तो क्या हो जाता है आंसर? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता। और यहाँ सीधा लिखा है गुप्त वंश का संस्थापक, तो यहाँ हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। इसके बाद प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? तो ये जो थे नागार्जुन थे। ठीक है, याद रखना है कौन थे? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक नागार्जुन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था तो कहाँ पे? तो दक्कन में। दक्कन के पठार सब है जो है वहीं पे जो है चालुक्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। कौन? तो फाहियान। ठीक है, इसके बाद है सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? तो ये जो है अशोक का है सबसे प्राचीनतम शिलालेख। अशोक ने ही सर्वप्रथम शिलालेख लिखने का काम किया था, इसलिए सबसे प्राचीन हो जाएगा किसका? तो अशोक का हो जाएगा। इसके बाद है अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? तो अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका बाबा था और बिंदुसार जो था अशोक का पिताजी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? तो ये जो है कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 261 ईसा पूर्व में जो था कलिंग युद्ध हुआ था, उसी में इतना नरसंहार हुआ था, यानी काट मार हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ? तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो यहाँ कह रहा है अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हो गया? तो कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? तो ये जो था समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ये किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके बाद है जन्मेजय। जन्मेजय किसका पुत्र था? तो जन्मेजय जो था परीक्षित का पुत्र था। जन्मेजय जो था परीक्षित का पुत्र था। परीक्षित, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन राजा जनक किस राज्य के राजा थे? तो राजा जनक जो थे विदेह राज का। आपने रामायण देखे होंगे, उसमें जो था विदेह राज का जो था राजा जनक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा गुण समुद्रगुप्त के थे? इनमें से कौन से गुण समुद्रगुप्त के थे? तो समुद्रगुप्त के देख लीजिए, पहला जो ऑप्शन है विजेता, शासक और निर्माता, ये गुण थे उसमें। सही त्याग, साहित्यानुरागी ये भी थे, और धार्मिक सहिष्णुता ये थे। इनमें से उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के गुण थे ये। इसके बाद भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किए थे? तो भारत पर जो सिकंदर है 327 ईसा पूर्व। ठीक है, 327 ईसा पूर्व। इसमें जो है कुछ मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, इसमें 323 या कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही मारना है। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 327 ईसा पूर्व। इसके बाद भारत पर सिकंदर ने आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो प्रभाव पड़ा था क्षण भंगुर हो गया था। ठीक है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो है क्षण भंगुर हो गया था। इसके बाद भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था। क्या था? तो ये जो है दो तरफा था। भारत और यूनानियों के बीच जो था संस्कृति का जो आदान प्रदान हुआ था, ये क्या था? दोनों तरफ से था, इसलिए दो तरफा हो जाएगा। इसके बाद सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था उस टाइम भारत का प्रथम शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। सिकंदर के आक्रमण के बाद सिकंदर जब आक्रमण कर दिया उसके बाद जो भारत का प्रथम शासक हुआ था वो कह रहा है, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद है कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? तो ये जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में मंत्री थे। ठीक है, इसी का नाम है कौटिल्य का नाम है विष्णुगुप्त, और जो है चाणक्य, इसी का नाम है, कौटिल्य का ही नाम है। तो ये किसके दरबार में रहते थे? किसका मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री थे।
इसके बाद है किस सम्राट की मृत्यु पर्यंत भारत की राजश्री राजपूतों के हाथ में आ गया। किसके मृत्यु के पर्यंत कह रहा है तो हर्षवर्धन के मृत्यु के पर्यंत जो है जो भारत की राजश्री राजपूतों के हाथ में आ गया हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। इसके बाद है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समुद्रगुप्त ने ही कह रहा है नेपोलियन की भांति महान विजेता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि नेपोलियन की भांति ही ये भारत के महान विजेता था, इसीलिए जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो नेपोलियन के भांति ही महान विजेता था, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कनिष्क को छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? कनिष्क जो है उसको छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? तो ये जो है देख लीजिए, इसका आंसर होगा चूंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो अशोक भी जो था बौद्ध धर्म लास्ट में जाके स्वीकार किया था। इसके बाद चूंकि उसकी धार्मिक नीति उदार तथा सर्वधर्म भाव था, ठीक है। तो ये भी अशोक में भी ऐसा ही था, हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद धर्म के प्रति वो ज़्यादा लगा हुआ, धर्म को प्रचार किया बौद्ध धर्म का। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ख और ग दोनों सही हैं। इसीलिए कनिष्क को छोटा अशोक कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है, उसने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और अशोक ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया और कनिष्क ने। इसके बाद उसने भी धार्मिक नीति उदार तथा सर्वधर्म भाव की प्रेरणा दिए थे अशोक ने, और कनिष्क में दी, इसलिए इसको छोटा अशोक कहा जाता है। इसके बाद है अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक जो था किसका पुत्र था? ये रामगुप्त नहीं होगा, ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? इसका काट को आप आंसर सही कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख, ठीक है। तो अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था, अज्ञात मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये किस जाति के थे, किस धर्म के थे, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, अज्ञात मतलब कोई जानकारी नहीं। इसके बाद है चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त का जो अंतिम संघर्ष जो था सेलुकस के साथ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत था, ठीक है। तो मेगास्थनीज कहाँ के था? तो यूनान के रहने वाला था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने इसको भेजा था? तो सेलुकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और ये यूनान का था, इतना याद रखना है। इसके बाद कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या होता है? तो ये जो है साहित्य होता है, पुरातत्व होता है और यात्रियों का विवरण हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, इसका आंसर। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है कुषाणों को कहा जाता है, तो कुषाणों को जो कहा जाता है कुये स्वांग कहा जाता है। कुषाणों को जो कहा जाता है कुये स्वांग कहा जाता है। इसके बाद है कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। कौन सा? कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था, तो ये तीसरा था। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा ये तीसरा था। इसके बाद है अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? तो ये जो हो जाएगा गुप्त काल की देन है। अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? तो गुप्त काल के देन है। इसके बाद है गुप्त काल कैसा काल था? तो गुप्त काल जो था ये देख लीजिए परिपक्वता का काल था, प्रौढ़ता का काल था और पूर्णता का काल था, यानी तीनों काल होता है। इसमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर। गुप्त काल कैसा काल था? तो परिपक्वता का काल था, प्रौढ़ता का काल था और पूर्णता का काल था। इस उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से गौरी की विशेषता थी, तो गौरी की क्या विशेषता थी? तो देख लीजिए, पहला है बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त, तो ये भी है उसका गौरी का विशेषता थी। इसके बाद है दूसरा कुरूप तथा उच्च कोटि का शिक्षित, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है सुंदर तथा अशिक्षित, तो ये सही हो जाएगा, यानी एक और ग जो है सही हो जाएगा, क और ग, तो इनमें से हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, यानी क और ग दोनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी कौन था? तो देख लीजिए, रक्त पिपासु मोहम्मद गजनवी को जो कहा जाता है रक्त पिपासु विश्वघाती कहा जाता है, ये सही है। इसके बाद है कुरूप तथा उच्च कोटि का प्रशिक्षित तथा सेनानायक, ये भी कहा जाता है मोहम्मद गजनवी को। इसके बाद कहा जाता अपराजित, मतलब इसको अपराजित इसको भी कहा जाता था। तो इस उपरोक्त में से इसका हो जाए आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, यानी तीनों सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन,
मोहम्मद गजनी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो आक्रमण का जो उद्देश्य था धन प्राप्त करना, यानी धन दौलत लूटना था मोहम्मद गजनवी का, ये जो था उद्देश्य था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी कौन था? मोहम्मद गजनवी कौन था? तो ये जो था एक गाजी था और इस्लाम धर्म का कट्टर पोषक था। कौन? मोहम्मद गजनवी। इसके बाद एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये जो शिया और सुन्नी दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, इसमें जो था ये था सुन्नी मुसलमान था। तो इसमें जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है मोहम्मद गजनवी कौन थे? तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है इनमें अरब आक्रमण का क्या प्रभाव था? ठीक है, इनमें अरब आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इतिहास की एक अस्थायी घटना और परिणामहीन विजय। ठीक है, कह रहा है इनमें अरब आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इतिहास की एक अस्थायी घटना और परिणामहीन विजय हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है राजेंद्र प्रथम किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था? ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो था किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था? तो ये जो है चोल वंश का जो था सबसे बड़ा सम्राट था। ठीक है, इसके बाद है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी जो थी वातापी थी। इसको ध्यान रखना है, चालुक्य की राजधानी वातापी थी। जो ज़्यादा चालू होता है वो क्या करता है? ज़्यादा बात भी करता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो है कल्याणी के चालुक्य के राजवंश को स्थापित करने का श्रेय जो है तैलप द्वितीय को कहा जाता है। इसको याद रखना है, तैलप द्वितीय। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वातापी के चालुक्य के राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो था पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी के चालुक्य के राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सम्राट था? तो ये जो है वातापी के चालुक्य वंश के। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो था वातापी के चालुक्य वंश का सम्राट था। इसके बाद कह रहा है नरसिंह वर्मन किस राजवंश का सम्राट था? तो नरसिंह वर्मन जो था पल्लव राजवंश का सम्राट था। नरसिंह वर्मन जो था किस राजवंश का सम्राट था? तो ये पल्लव वंश का था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राजधानी राजपूतों के हाथ में आ गई? ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था। तो हर्षवर्धन के बाद जो है जो हर्षवर्धन का जो मृत्यु हो गया, तो जो भारत की राजधानी था किसके? राजपूतों के हाथ में आ गया था। इसके बाद है किस राजकाल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई? तो ये जो है राजपूत काल में जो है पुनः हिंदू धर्म की स्थापना हुई। किसके? हर्षवर्धन जब मर गया तो क्या बना? राजपूतों के हाथ में जब शासन आ गया भारत का, तो ये जो है पुनः हिंदू धर्म की पुनः स्थापना किया गया राजपूतों के द्वारा। इसके बाद है पाल वंश की स्थापना किस राज्यों में हुई? तो पाल वंश की स्थापना जो है बंगाल में हुआ था। पाल वंश किस राज्य से संबंधित था? तो बंगाल से। इसके बाद है राजपूत किसके वंशज हैं? तो राजपूत जो है क्षत्रिय के वंशज है। राजपूत किस वंश के वंशज है? तो इसको याद रखना है, क्षत्रिय के। इसके बाद है ह्वेनसांग कौन था? तो ह्वेनसांग जो था एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। इसको ध्यान रखना है, ह्वेनसांग कौन था? तो एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ह्वेनसांग कौन था? तो चीनी बौद्ध भिक्षुक था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कर रहा है हर्ष कौन था? तो हर्ष जो था देख लीजिए, पहला है इसमें पुष्यभूति वंश का प्रतापी सम्राट था, ये सही है, हर्ष जो था। इसके बाद है प्रभाकर वर्मन का कनिष्क पुत्र था, तो ये भी सही है। इसके बाद राजवर्धन का बड़ा भाई था, तो ये भी सही, यानी उपरोक्त इसमें से सभी हो जाएगा आंसर हर्षवर्धन के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? तो हर्षवर्धन की जो तुलना है अशोक और समुद्रगुप्त से की जाती है। हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? तो अशोक और समुद्रगुप्त से की जाती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो था अशोक सबसे बड़ा है, इसके बाद है समुद्रगुप्त है, इसके बाद हर्षवर्धन। तो इसीलिए अशोक और समुद्रगुप्त का जो है हर्षवर्धन की तुलना की जाती है इन दोनों से। इसके बाद है हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? तो ये जो था बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? तो बाणभट्ट था। इसके बाद हून कौन थे? तो हून जो थे ये थे उपरोक्त में से सभी, यानी चीनी की बंजारा जाति का था हून। इसके बाद मंगोलियन जाति की सिथियन शाखा की थी और लुटेरे थे। ये हून जो थे लुटेरे थे, चीन की बंजारा जाति थी और मंगोल जाति की सिथियन शाखा की थी। ये यानी उपरोक्त इसमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो ये जो था स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गया था। इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी और हूनों का आक्रमण, मतलब जो गुप्त साम्राज्य का जो अंत हुआ गया ना, तो स्कंदगुप्त के बाद कोई ऐसा राजा ही नहीं बना जो मतलब उत्तराधिकारी संभाल सके सही से।
इसके बाद है अयोग्य उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गया था, इसके बाद जो है उत्तराधिकारी नहीं हुआ था। इसके बाद उस टाइम क्या किया, तो हुनों का आक्रमण हो गया, जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का जो है पतन हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फाहियान कौन था, तो फाहियान जो था एक दार्शनिक था। फाहियान कौन था, तो एक दार्शनिक था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन था, तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके बाद है रामगुप्त किसका पुत्र था, तो रामगुप्त था समुद्रगुप्त का, रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। रामगुप्त कौन था, तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके बाद है चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी, तो चोल शासन की अद्वितीय विशेषता थी जो ग्राम स्वायत्तता था। चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी, तो ग्राम स्वायत्तता था। इसके बाद है चोल शासन की स्थापना किस शताब्दी में हुई है, तो ये जो है चोल शासन की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था, इसको पहले ही बोले थे, ये जो 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण प्रथम मुसलमान आक्रमण था। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो ये जो था अशोक के उत्तराधिकारियों में क्षमता और प्रतिभा की कमी, यानी अशोक का जो बेटा हुआ कुनिक जो हुआ, इसके बाद जो है उसमें उतना मतलब क्षमता नहीं था जो राजपाट को संभाल सके, इसलिए क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, अशोक को महान क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति पुत्रवत्र प्रजा के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में लगा दी। मतलब अशोक जो था अपनी सारी जो है शक्ति जो है पुत्रवत्र प्रजा, यानी पुत्र के समान जो प्रजा होता है उसमें सारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति, यानी प्रजा के बारे में इतना सोचता था ना, इसीलिए क्या कहा, उसको अशोक को महान कहा गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अशोक क्या था, तो अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बाद में जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। इसके बाद वह सभी धर्मों का क्या करते थे, तो आदर करता था। इसके बाद उसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। ठीक है, इस मतलब जाति भेद का उसमें कोई भेदभाव नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त क्या था, तो प्रारंभिक जीवन में जो था चंद्रगुप्त जो था नंदों का नौकर था। सही बात है, मगध का सेनापति था, यह भी सही है, और घनानंद का सेनापति था। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चाणक्य कौन था, तो चाणक्य जो था कुटिल गोत्र का ब्राह्मण था। चाणक्य जो था कुटिल गोत्र का ब्राह्मण था। इसके बाद है चनक ग्राम का निवासी था। चाणक्य जो था चनक ग्राम का गांव का नाम है चनक, उसी गांव के रहने वाले थे चाणक्य। इसके बाद एक योग्य विद्वान तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। ये जो था एक विद्वान भी थे और राजनीतिक यानी राजनेता था, यानी उपरोक्त इसमें से सभी हो जाएगा चाणक्य के बारे में। इसके बाद है मगध पर प्रथम आक्रमण में चंद्रगुप्त क्यों पराजित हो गया था। मगध पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था तो चंद्रगुप्त क्यों पराजित हो गया था, तो देख लीजिए, क्योंकि राक्षस नाम का मगध का प्रधानमंत्री था जो चाणक्य की तरह कूटनीतिज्ञ था, इसीलिए क्या किया गया था, तो ये जो पराजित हो गया था। इसके बाद दूसरा जो है उसने मगध राज्य पर किनारे से धीरे धीरे आक्रमण नहीं किया। इसके बाद है उसने मगध के केंद्र पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त जो है प्रथम आक्रमण में पराजित हो गया था। क्या क्या कारण था, तो देख लीजिए, क्योंकि राक्षस नाम का मगध का प्रधानमंत्री था। जिस प्रकार जो कौटिल्य चाणक्य था उसी तरह जो था मगध का जो प्रधानमंत्री उस टाइम था जो राक्षस था, इसीलिए जो चाणक्य की कूटनीति की तरह था। इसके बाद उसने मगध राज्य पर जो है किनारे से धीरे धीरे आक्रमण नहीं किया था, एकाएक आक्रमण कर दिया था। इसके बाद उसने मगध के केंद्र पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए क्या हुआ, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी इसीलिए वो पराजित हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस आक्रमणकारी को सबसे पहले भारतीय क्षेत्र से भगाया था, तो ये जो था सिकंदर को भगाया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस आक्रमणकारी को सबसे पहले भारतीय क्षेत्र से भगाया था, तो सिकंदर को भगाया था। इसके बाद है इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये जो है मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मेगास्थनीज है। इसके बाद है मौर्य वंश नाम क्यों पड़ा है, तो ये जो है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा मूरा नामक दासी का वर्ण
संकरण पुत्र था। ठीक है, मौर्य वंश क्यों नाम पड़ा है तो देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वारा जो है मूरा नामक दासी था, उसी का वर्ण शंकर पुत्र था। इसके बाद उसने उसका गोत्र मूर था। ठीक है, उसका गोत्र जो था मूर था, क्योंकि वह मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था, इसीलिए जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का नाम पड़ा। ठीक है, मौर्य वंश क्यों नाम पड़ा तो देख लीजिए, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा मूरा नामक दासी का वर्ण शंकर पुत्र था। इसके बाद है क्योंकि उसका गोत्र जो था क्या था, मूर था, क्योंकि वह मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था, इसीलिए जो है मौर्य वंश का नाम मौर्य वंश नाम पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सिकंदर कौन था तो जो सिकंदर तो था, ये था यूनानी निवासी था। सिकंदर कहाँ के था तो यूनान का रहने वाला था, फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था तो फिलिप था, और मकदुनिया का शासक था, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। सिकंदर कौन था तो यूनान निवासी था, फिलिप का पुत्र था, और मकदुनिया का शासक था, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था तो क्यों किया था तो देख लीजिए, क्योंकि वह भारत की धन संपदा लूटना चाहता था। उसका उद्देश्य जो था सिकंदर का, भारत में जितना सोने का जो चिड़िया कहा जाता था भारत, उसको लूटना था। इसके बाद है उस समय भारत में राजनीतिक श्रृंखलता थी। इसके बाद है उसे विश्व विजय की महत्वाकांक्षा थी, यानी सिकंदर जो था विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। तो इसमें से जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा तो सिकंदर का जो आक्रमण का प्रभाव पड़ा था, वह केवल पंजाब की व्यास नदी तक ही अधिकार कर सका, क्योंकि उस टाइम व्यास नदी था, और जो उस टाइम मगध का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उस टाइम जो मतलब हाथी घोड़ा इस सब के लिए प्रशिक्षण के लिए जाने जाते थे मगध साम्राज्य, इसलिए सिकंदर के सेना के मन में ये डर हो गया था। तो वहाँ क्योंकि वो एक बहुत विशाल मौर्य साम्राज्य जो है एक बहुत विशाल साम्राज्य था, इसीलिए जो है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव उतना तक ही पड़ा, कहाँ तक, पंजाब के व्यास नदी तक ही पड़ा, क्योंकि वो इधर नहीं आ सका, व्यास नदी को पार नहीं कर सका। इसके बाद हर्षवर्धन ने किस तिथि को शासन की बागडोर संभाली है तो ये जो है 707 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन ने शासन की बागडोर संभाली है। इसके बाद है पल्लवों का शिक्षा केंद्र था, पल्लवों का जो है शिक्षा केंद्र कहाँ था तो ये कांची में था। पल्लवों का शिक्षा केंद्र कहाँ था तो कांची में। पल्लू जो होता है जैसे साड़ी का पल्लू हुआ, उससे क्या करता है महिला सब कांची पोंछ लेता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना, याद कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। जो पल्लवों का शिक्षा का केंद्र कहाँ था तो कांची था। इसके बाद है पार्सियन आक्रमण का काल क्या था तो ये जो था 550 ईस्वी से 326 ईसा पूर्व था। पार्सियन आक्रमण का काल था 550 ईस्वी से 326 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है किसके प्रभाव से भारत में प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ था तो ये जो है पार्सियन। ठीक है, किसके प्रभाव से भारत में प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ था तो पार्सियन के प्रभाव से। इसके बाद है फाहियान कब भारत आया था तो ये जो आया था 399 ईसा पूर्व में फाहियान जो है भारत आया था। इसके बाद है नंद वंश का शासक कौन था तो नंद वंश का जो शासक था महापद्मनम नंद था, ये था शूद्र। नंद वंश का शासक था महापद्मनम नंद, शूद्र था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत पाक उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नवपाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं तो ये जो है चनहुद्रों से प्राप्त हुए हैं। चनहुद्रों से कह रहा है किस स्थान से भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नवपाषाणिक युगीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिला है कहाँ से, चनहुद्रों से मिला है। इसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है तो इसका जो जन्म हुआ है लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है कहाँ पर, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे तो ये जो था पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालीन 16 महाजन पदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है तो ये जो है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में कह रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालीन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालीन यानी 16 महाजनों पदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है तो
अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता था। तो हड़प्पा का जो सभ्यता था उसमें जो था दाल नहीं उपजाया जाता था। तो देख लीजिए क्या सब उपजाया जाता था। जौ जो होता है गेहूं के जो साथ होता है तो जौ भी उपजाया जाता था, धान उपजाया जाता था और गेहूं उपजाया जाता था। ठीक है, इसीलिए जो है उस टाइम जो है दाल नहीं उपजाया जाता था। इसके बाद है कौन सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद है, देख लीजिए इसमें जो है सामवेद दे दिया है। सबसे पुराना वेद सामवेद नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा काट के बना लीजिएगा ए। इसका जो होगा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो बुद्ध का वास्तविक नाम जो था सिद्धार्थ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था। तो बौद्ध धर्म का जो है प्रथम महान संरक्षक था जो अजात शत्रु था। ठीक है, अजात शत्रु था, इसको ध्यान रखना। इस तरह से जो देख लीजिए 100 क्वेश्चन हो गया और अगला जो क्वेश्चन है 100 हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तो ठीक है, तो इसको आप बार बार देखिए जिसके कारण आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसको बार बार देखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।